इस कहानी में जो होने वाला है वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसी सच्चाई जो सब कुछ बदल देगी, और जब ये राज खुलेगा तो किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी मोड़ आपको चौंका देगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी को। पूरी हवेली दुल्हन से सजा दो, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ निकम्मो। राघवेंद्र जी अपने नौकरों पर रौब झाड़ते हुए बोलते हैं। घर में चहल पहल मची हुई थी। वीरेंद्र जी घर से बाहर आते हुए, क्यों परेशान हो रहे हो पिताजी? सब काम हो जाएगा। राघवेंद्र जी वीरेंद्र को सर से लेकर पैर तक देखते हैं और बोलते हैं, घर पर इतना काम है, बच्चे किसी भी वक्त आते होंगे। तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? ओ पिताजी, एक जरूरी काम है, बस अभी निपटा कर आया। राघवेंद्र जी आजकल तुम्हारे सारे जरूरी काम निमो देवी के कोठे पर जाकर ही खत्म होते हैं। वीरेंद्र जी कुछ बोल नहीं पाते और सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। जाओ अपना जरूरी काम निपटा कर आओ, ये बोल वो वहां से चले जाते हैं। वीरेंद्र जी बड़बड़ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये पिताजी भी ना, इनसे कुछ नहीं छिपता, ये बोल वो वहां से चले जाते हैं। राघवेंद्र जी हवेली के अंदर आते हुए अपनी पत्नी और बहू दोनों को बुलाकर, आज रात जश्न होगा, आसपास के गांव के सभी रईस आएंगे, ध्यान रहे उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुमित्रा जी सब हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। राघवेंद्र जी मेरे बच्चे किसी भी वक्त आते होंगे, स्वागत की तैयारी करो। ऐसा बोल वो फिर से बाहर चले जाते हैं अपनी देख रेख में काम करवाने के लिए। दोपहर का समय एक गाड़ी हवेली में प्रवेश करती है। उसमें से उतरते हैं हवेली के दोनों चिराग। दोनों ने सफ़ेद कमीज और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, हाथ में महंगी घड़ी, बालों को सलीके से सेट किया हुआ। उनके आते ही ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, फूलों की बरसात उन पर होने लगती है, पटाखों का शोर लोगों के कानों तक पहुंच जाते हैं। चारों तरफ नाच गाना होने लगता है। राघवेंद्र जी आगे बढ़ दोनों को गले से लगा लेते हैं। कैसे हो मेरे शेरों? आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। समर और सम्राट अपने दादाजी के पैर छूते हैं। तभी वीरेंद्र जी वहां आते हैं। दोनों उनके भी पैर छूते हैं। वीरेंद्र जी उन्हें गले से लगा लेते हैं और नोटों की गड्डी निकालकर उनके ऊपर से वार कर हवा में उड़ा देते हैं। हर किसी के चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही थी। दोनों घर की चौखट पर खड़े थे। कमला देवी उनकी आरती उतार रही हैं और इतने सालों बाद अपने बच्चों को देखकर भावुक हो जाती हैं। समर और सम्राट का भी दिल भर आता है। दोनों अपनी माँ से लिपट जाते हैं, जैसे सालों की दूरी मिनटों में खत्म करना चाहते हूँ। सुमित्रा जी की आंखों में भी झरझर आंसू बह रहे थे। दोनों अपनी दादी के पास जाकर उनके पैर छूते हैं। वो दोनों को सीने से लगा लेती हैं। कुछ ही समय में माहौल हंसी ठहाकों में बदल जाता है। कभी सम्राट समर की शिकायत कर रहा होता है, तो कभी समर सम्राट के किस्से सुना रहा था। बाकी सब सिर्फ उन दोनों को सुन रहे थे। खूब बढ़िया बढ़िया खाना उनके सामने परोसा गया था, जैसे सालों की कसर आज ही पूरी कर लेंगे। कुछ समय बाद राघवेंद्र जी ये कहकर उठ जाते हैं कि रात को जश्न है, जाकर आराम करो। तभी भागे भागे दीनदयाल जी आते हैं। माफ करना मालिक, मैं थोड़ा लेट हो गया। राघवेंद्र जी कोई बात नहीं, आखिर काम भी तो आप हमारा ही कर रहे थे। समर सम्राट ये हैं हमारे मुंशी जी, सारा हिसाब किताब यही संभालते हैं, बहुत ईमानदार हैं ये। सम्राट जहाँ दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते कर देता है, तो वहीं समर आगे बढ़कर उनके पैर छू लेता है। दीनदयाल जी सदा खुश रहिए, भगवान आपको हर खुशी दे। तो वहीं राघवेंद्र जी और वीरेंद्र को समर की ये बात पसंद नहीं आती। श्वेता जी दीनदयाल से पूछती हैं, स्वरा नहीं आई? जी मालकिन, वो शाम तक आ जाएगी। खैर सब रात की तैयारी करने में लग जाते हैं। सम्राट सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाता है, तो वहीं समर अपनी माँ के कमरे में जाकर उनकी गोद में सर रखकर लेट जाता है। समर हमेशा से कमला देवी के नज़दीक रहा है और सम्राट अपने पिता और दादा के। कमला जी उसके बालों में हाथ फेरते हुए, क्या बात है समर, तू खुश नहीं है वापस आकर? ऐसी बात नहीं है माँ, मैं खुश हूँ।
हाँ, माँ से झूठ बोलेगा? चल बता क्या बात है। समर उनकी गोद में लेटे लेटे ही बोलता है, पता नहीं क्यों माँ, मेरा दम सा घुटता है इस हवेली में। ये दिखावे की जिंदगी, दिखावे के रिश्ते मुझे नहीं पसंद है माँ। पता नहीं आप कैसे रह लेती हैं। ये शानो शौकत, ये रुतबा, ये रुपया पैसा मुझे नहीं चाहिए। बस सुकून और शांति चाहिए जो इस हवेली में नहीं है। तू तो बहुत बड़ा हो गया रे, बहुत समझदारी की बातें करने लगा है। फिर समर एकदम से उठकर बैठता है, कमला जी का हाथ अपने हाथों में लेकर। क्या अभी पिताजी ने आपको अपने कमरे में आने की इजाजत नहीं दी? कमला जी अपने हाथ छुड़ाकर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। समर, इसका मतलब वो आज भी? रहने तो समर, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिल से तो मैंने उन्हें पति मानना भी छोड़ दिया। रह गया है तो महज एक दिखावा। चल इन बातों को छोड़, कुछ समय आराम कर, रात को फिर दिखावा करना है। ये कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। रात का समय हवेली सितारों की तरह चमक रही थी। जो भी आता सजावट देख हैरान रह जाता। लोगों की आंखें फटी रह गई थी। भाई वाह, काफी खर्चा किया है राघवेंद्र जी, कमाल कर दिया। अरे भाई, सब इन्हीं का ही तो है। इन पर खर्चा नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे? और फिर बहुत किसान हैं जिन्होंने अभी उधार नहीं चुकाया है। ये खर्चा तो उनसे निकल जाएगा। ये बोल सभी ठहाका मार हंसने लगते हैं। सुमित्रा जी बड़बड़ करती हुई अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। पता नहीं ये सुरा कहाँ रह गई। कह तो रही थी शाम तक आ जाएगी, पर रात हो गई, जश्न शुरू हो गया, पर इसका कोई अता पता नहीं है। आने दो, आज उसे खूब डांटूंगी। डांट बाद में लेना, पहले ये बताओ क्या नहीं मिल रहा है आपका दादी माँ? एक मीठी सी आवाज उनके कानों में पड़ती है। वो मुस्कुराकर, आ गई शैतान? कमला जी अंदर आते हुए, लो आ गई आपकी सुरा। कब से गुस्सा हो रही थी माँ जी, मेरा ये नहीं मिल रहा है, मेरा वो नहीं मिल रहा है। फिर सुरा के पास जाकर, अब मनाओ अपनी दादी माँ को, मैं तो चली। सुरा पीछे से सुनीता जी के गले में बाहें डालते हुए, मान जाइए ना दादी माँ। चल पगली, तुझसे नाराज हो सकती हूँ मैं क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा आप क्या ढूंढ रही थी? हाँ, वो अलमारी में एक लहंगा रखा था, वो कहाँ है? सुरा चौंकते हुए, क्या आप लहंगा पहनने वाली हैं? चुप कर पगली लड़की, कितना बोलती है, ला तो जरा। सुरा लहंगा निकाल कर ले आती है। लहंगा बहुत सुंदर होता है। अरे वाह दादी माँ, ये तो बहुत सुंदर है। किसके लिए है? तेरे लिए, पहन के दिखा चल। सुरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहीं दादी, ये मैं नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्या मैं तुझे अपनी मर्जी से कुछ नहीं दे सकती? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुझ पर? ऐसा मत कहिए दादी, आप तो जानती है ना, पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। अरे कुछ नहीं कहेगा, वो मैं हूं ना। चल इसे पहनकर तैयार हो जा, सब लोग आ गए हैं। जी दादी माँ। दूसरी तरफ समर और सम्राट तैयार हो रहे थे। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वो दोनों कहर ढा रहे थे। लड़कियों का तो दिल निकलकर बाहर आने वाला था। बाहर पार्टी में राघवेंद्र जी, जिनके लिए ये सब तैयारियां की है, उनको तो बुलाइए आप। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस वो आते ही होंगे। लो आ गए। दोनों भाई साथ साथ चले आ रहे थे और इतने हैंडसम लग रहे थे कि बस वहां की आई लड़कियां तो आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देख रही थी। आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी। हाय, ये कितना हैंडसम है, कितना हॉट है। समर और सम्राट सबसे मिलते हैं और बातचीत करने लगते हैं। कमरे में सोना तैयार हो गई थी। सुमित्रा जी ने उसके हिसाब से लहंगा लिया था, ना भारी ना हल्का। पिंक कलर का लहंगा जिसका गोल्डन बॉर्डर था, उस पर हल्का वर्क था। नेट के दुपट्टे के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था सोरा पर। आंखों में काजल लगाकर वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसका गोरा रंग और भी निखर के आ रहा था। सुमित्रा जी उसके गले में एक पतली चैन पहना देती हैं और हाथों में कुछ चूड़ियां, और बस हमारी सोरा तैयार। वो इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी ना कि जो भी एक बार देखे देखता ही रह जाए। कमला जी अंदर आती हुई, अरे वाह,
तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। चलिए, माँ सब इंतजार कर रहे हैं। समर और सम्राट दोनों को लोग घेर कर खड़े थे। समर का तो वहां दम घुट रहा था। वैसे भी वो सब पसंद नहीं था उसे। उसको थोड़ा सुकून और शांति चाहिए थी, इसलिए वो वहां से अंदर चला आया और वहां से सीधा छत पर। पार्टी में सम्राट की नजर हर लड़की पर थी, पर कोई था जिसकी नजरें सम्राट से हट ही नहीं रही थी। दोनों ही एक दूसरे को चोरी चोरी देख रहे थे। अंदर से बाहर आते वक्त, कमला जी, आप चलिए माँ जी, मैं अभी आई। अरे क्या हुआ, कहाँ चली? माँ जी, पापड़ सुखाने रखे थे छत पर, मुझे नहीं लगता किसी ने बिना कहे उठाए होंगे। सुरा, आप बाहर जाइए आंटी, मैं देख कर आती हूँ। हाँ बहू, ये देख लेगी। तू चल मेरे साथ, वरना इनका गुस्सा तो तुझे पता ही है। जी ठीक है, चलिए। सुरा छत पर चली जाती है। समर छत पर रखे झूले पर बैठा ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा था। यहाँ आकर उसको अच्छा लग रहा था। जिस सुकून को वो कब से तलाश रहा था, वो छत पर आकर मिला था उसको। सम्राट और वो लड़की अब बिना किसी परवाह के एक दूसरे को देख रहे थे। सम्राट एक नज़र घुमाकर सबको देखता है कि सब घर वाले बाहर ही हैं। वो उस लड़की को देखता हुआ करके अंदर चला जाता है। वो लड़की हल्का सा मुस्कुराकर सबसे आंख बचाकर उसके पीछे चली जाती है। वो अंदर जाकर इधर उधर देखती है, पर सम्राट उसे नजर नहीं आता है। पीछे से आवाज आती है, किसे ढूंढ रही हैं आप? मुझे। वो लड़की पीछे पलट कर देखती है, सम्राट को देखकर। आपको नहीं तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो वॉशरूम ढूंढ रही हूँ। अच्छा, सम्राट बेहद प्यार से बोलता है, आइए मैं ले चलता हूँ। वो उसको अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में आकर, नाइस रूम, वैसे बंदा मैं भी बहुत नाइस हूँ। ओह रियली? वो तो पता ही चल जाएगा। वैसे आप वॉशरूम जाने के लिए आई थी? सम्राट उसके करीब जाता हुआ बोलता है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। वैसे मेरा नाम दिव्या है, दिव्या चौधरी, उमेश चौधरी की बेटी। ओह, तो तुम चौधरी अंकल की बेटी हो? वो वॉशरूम जाने लगती है, लेकिन सम्राट उसका हाथ पकड़ लेता है। ऊपर छत पर स्वरा बड़बड़ करती हुई ऊपर जाती है। कहाँ सुखाए हैं पापड़? ओ हाँ, वो रहे। पीछे बैठे समर पर उसका ध्यान नहीं जाता है। दोनों का चेहरा दूसरी तरफ होता है। समर आंख बंद करके ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा था। सम्राट दिव्या का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। दिव्या सम्राट के बेहद करीब आ जाती है। सम्राट के हाथ उसकी कमर पर चले जाते हैं। दिव्या इस बात का विरोध नहीं करती है। पीछे लगे आईने में से दिव्या की कमर साफ दिखाई दे रही थी। सम्राट उसको कमर से पकड़कर अपने और करीब भी कर लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। सम्राट उसकी ब्लाउज की डोरी खींच देता है और अपने होठ उसके होठों पर रख देता है। कुछ समय में दोनों बिस्तर पर होते हैं। ऊपर छत पर सुरा की चूड़ियों की आवाज से समर का ध्यान टूटता है। अपने सुकून में उसको इस समय कुछ बर्दाश्त नहीं था। वो पीछे पलट कर बोलता है, कौन है इतनी रात को? सुरा को देख उसके सब मुंह में ही रह जाते हैं। जीवन में पहली बार किसी लड़की को उसने इतनी गौर से देखा था। कोई सादगी में भी इतना सुंदर लग सकता है? ये देख वो हैरान था। सुरा का ध्यान उस ओर नहीं जाता है। वो तो बस अपने पापड़ उठाने में व्यस्त होती है। नीचे बैठी सुरा अपने चूड़ियों वाले हाथों से पापड़ उठाती है। बेहद हसीन लग रही थी। हवा से लहराते बाल उसको तंग कर रहे थे, जिन्हें वो बड़ी अदा से पीछे कर रही थी। समर के लिए नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। पापड़ उठाकर जैसे ही वो खड़ी हुई, एक हाथ से लहंगे को पकड़कर वो धीरे धीरे वहां से जाने लगी। पीछे पीछे समर भी चल पड़ा। कपड़े पहनते हुए सम्राट बिस्तर से उठ खड़ा होता है। चेहरे के भाव बदले हुए थे। दिव्या उसके गले में पीछे से बाहें डालते हुए, मैं कल ही अपने पापा को भेजूंगी। सम्राट उसकी बाहें हटाते हुए, किस लिए? अपने रिश्ते के लिए। शादी जो करनी है मुझे तुमसे, और हम दोनों के पापा भी यही चाहते हैं। सम्राट अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ, पापा के चाहने से क्या होता है? ये शादी नहीं होगी। दिव्या हैरानी से, मतलब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। पर क्यों? और फिर अभी जो हमारे बीच हुआ? हमारे बीच जो भी हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ। कोई जबरदस्ती नहीं की मैंने तुम्हारे साथ। तुम मेरे पीछे आई थी,
मैं तुम्हें बुलाकर नहीं लाया था, इसलिए अपना ये ड्रामा बंद करो, अपना हुलिया ठीक करो और निकलो यहाँ से, वरना मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। तुम्हें अगर किसी ने ऐसी हालत में देख लिया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा तुम्हें, समझी? चलो उठो जल्दी और निकलो। कितने बेरहम हो तुम। ओह, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा था। वो उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोलता है। दिव्या उसका हाथ हटाते हुए, मैं तुम्हारे साथ आई क्योंकि तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गए। मैंने सोचा था पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। वैट वैट वैट, पूरी जिंदगी? बेबी, मुझे हर रात नई लड़की चाहिए। दिव्या वहां से जाते जाते, एक दिन तुम बहुत पछताओगे, तुम्हारा भी दिल टूटेगा, तुम्हें भी मोहब्बत होगी जो कभी तुम्हें नहीं मिलेगी। सम्राट टेढ़ा मुस्कुराकर, वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। सम्राट प्रताप सिंह लड़कियों का दिल तोड़ता है, ऐसी कोई लड़की नहीं बनी जो सम्राट का दिल तोड़े, समझी? फिर उसकी बाजू पकड़कर कमरे का गेट खोल उसे बाहर धक्का दे देता है। अब निकलो यहाँ से और दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। सीढ़ियों से उतरती सोरा एक हाथ से लहंगा पकड़े और एक हाथ में पापड़, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एक डोर में खींचता हुआ समर उसको पीछे था। अचानक किसी को देखकर सुरा के कदम रुक जाते हैं। सामने दीनदयाल जी को देख उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। समर वहीं छिप दोनों को देखने लगता है। क्या है ये सब सुरा? ये कपड़े, ये गहने कहाँ से आए? ओ पिताजी, ये सब। पीछे से सुमित्रा जी की आवाज़ आती है। मैंने दिया ये सब उसको। बच्ची को क्यों डांट रहा है? क्या मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं दे सकती? दीनदयाल जी, नहीं नहीं मालकिन, आप ही की बच्ची है, मैं तो बस। फिर सोरा के सिर पर हाथ फेरते हुए, बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। ये बोल वो वहां से चले जाते हैं। सोरा की आंखें झुकी हुई थी। सुमित्रा जी उसके पास जाकर उसका चेहरा ऊपर करती हैं तो आंसू की बूंदें टपक कर सोरा के गालों को भिगो देती है। ऊपर खड़ा समर उसके आंसू देख बेचैन हो जाता है। सुमित्रा जी, सोरा, इतनी सी बात पर कोई रोता है क्या? दिल छोटा नहीं करते बच्चे। वो बात नहीं है दादी माँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर पिताजी की डांट नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी उनका सिर झुके। सुमित्रा जी आगे बढ़कर उसका माथा चूम लेती हैं। तू तो बड़ी सयानी हो गई रे, लगता है जल्दी तेरे लिए लड़का देखना पड़ेगा। दादी माँ, आप तो बस मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं, इतनी जल्दी मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाली। सुमित्रा जी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तू हमेशा मेरे पास ही रहे। चल अभी आंसू पोंछ और मुझे हंस कर दिखा, नहीं तो फिर ये लहंगा मैं पहन लूँगी। उनकी बात पर सुराग खिलखिलाकर हंस देती है। समर उसकी हंसी में खो जाता है। उसकी बेचैनी पल भर में दूर हो जाती है। मुस्कुराता हुआ वो अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। दिव्या सबसे आंख बचाकर रोते हुए वहां से चली जाती है और सम्राट वापस बाहर आकर पार्टी में शामिल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुमित्रा जी के हाथ में पूजा का कुछ सामान होता है। वो सुरा से, ये ले, ये सामान मंदिर में रख कर आ। जी दादी माँ। वो मंदिर की तरफ चली जाती है। मंदिर में सामान रख वो वापस आने के लिए पलटती है तो सामने की तरफ ऐसा लगता है जैसे कोई उधर गया हो। वो आवाज़ लगाती है, कौन है उधर? पर कोई नहीं दिखता। वो भी उस तरफ चलने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर उसको कोई दिखाई देता है जो किसी कमरे को खोलकर उसमें जा रहा था। वो जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। अच्छा, घर में कोई नहीं है तो चोरी करने अंदर आ गए? देखने में तो अच्छे घर के लगते हो, पर चोरी? तुम्हें शर्म नहीं आती? बोलो अब। सामने खड़ा समर तो बस उसकी सादगी में खो गया। उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो तो सिर्फ सुरा के नाजुक से होठों को हिलते हुए देख रहा था। जिस सुकून की वो तलाश कर रहा था वो उसे मिल चुका था। जब वो कोई जवाब नहीं देता तो सुरा उसके आगे चुटकी बजाती है, ओ हेलो, कहाँ खो गए? समर होश में आते हुए, जी क्या कहा आपने? सुरा उसको घूर कर देखती है। बोलो, क्या चुराने आए थे? समर चौंकते हुए, चोर? और मैं? हाँ तुम। और कोई है तुम्हारे अलावा यहाँ पर? जानते भी हो किसका कमरा है? समर मनी मन मुस्कुराते हुए, किसका है? ये समर प्रताप सिंह का कमरा है।
आज ही आए हैं अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके, पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस चोरी करनी है। समर मन में, हे भगवान, ये पक्का आज मुझे चोर बनाकर ही छोड़ेगी। समर अपनी हंसी छुपाते हुए, अच्छा अमेरिका से, आपने देखा है उनको? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम तो बस चोरी करो। देखिए, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, तुम चोर नहीं हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने खुद देखा है तुमको कमरे के अंदर जाते हुए। समर मन में, पूरी की पूरी जासूस है ये लड़की। मेरा कुछ सामान है इस कमरे में, आप चाहें तो मेरे साथ अंदर चलकर देख सकती हैं। स्वरा मुंह बनाते हुए, आपका सामान इस कमरे में? चलिए दिखाइए। समर अंदर जाने लगता है। स्वरा, रुकिए, पहले मैं जाऊंगी। समर मुस्कुराकर पीछे हो जाता है। स्वरा दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। कमरा बहुत बड़ा और साफ सुथरा होता है। अंदर आकर, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, कहाँ है आपका सामान? समर अंदर आकर, यहीं तो रखा था। स्वरा, हाँ, सब समझते हैं हम, कोई सामान नहीं है आपका, मैं कह रही हूँ ना, ये समर जी का कमरा है। स्वरा की नज़र कमरे में लगी समर की तस्वीर पर नहीं जाती है। समर, हाँ सही कहा आपने, ये समर जी का ही कमरा है। पीछे देखो, उनकी तस्वीर भी लगी है। स्वरा पीछे पलटती है। देखा, मैंने कहा था, तस्वीर देख उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। वो कभी तस्वीर को देखती तो कभी समर को। समर अपने दोनों हाथ बांधे स्वरा की तरफ देख मुस्कुरा रहा था। समर को अपनी तरफ देखता पाकर वो अपनी आंखें बंद कर अपने निचले होठ को दांतों से दबा लेती है। उसकी इस अदा पर समर दिल हार जाता है अपना। स्वरा धीरे से बोलती है, मर गई। फिर समर की तरफ तरफ देखकर, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि आप चोर चोर हूँ। समर बोलता है, हाँ हाँ, नहीं मतलब, हाँ वो कन्फ्यूजन हो जाती है। समर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। स्वरा की हालत देख उसको भी हंसी आ रही थी। स्वरा गर्दन नीचे कर बोलती है, देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं तो बस। समर, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं समझता हूँ, आप जाइए। स्वरा नीचे गर्दन कर ही जाने लगती है। गेट के पास पहुंचकर वो पीछे मुड़कर, प्लीज आप ये बात किसी को मत बताना, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। बहुत ही मासूमियत से वो बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। समर नोटिस करता है कि स्वरा एकदम उदास हो गई है, जो समर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। स्वरा जाने लगती है तो समर आवाज लगाता है, सुनिए। स्वरा पीछे मुड़कर देखती है। समर, वैसे एक बात है, आपके होते हुए इस घर में कभी चोरी नहीं हो सकती। ये सुन स्वरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। बाहर पार्टी में अब सम्राट बोर हो रहा था, वो थक गया है, ये बोल वो अपने कमरे में आ जाता है। उसके अंदर जाते ही स्वरा बाहर आती है। दोनों का सामना नहीं होता है। दीनदयाल जी स्वरा के पास आकर, चले बेटा घर, अब देर हो रही है। जी पिताजी, चलिए। दीनदयाल जी राघवेंद्र से, अब हम चलते हैं मालिक। हाँ, कल सुबह जल्दी आ जाना, बच्चों को लेकर पहाड़ी वाले मंदिर जाना है। तुम तो हमारे साथ ही रहोगे। स्वरा सुमित्रा के साथ जाएगी। हम वक्त रहते आ जाएंगे मालिक, आप निश्चित रहिए। दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सम्राट अपने बेड पर लेटा दिव्या की बातों को याद कर रहा था। बहुत ही अहंकार के साथ वो बोलता है, आह सिली गर्ल, मोहब्बत और मुझे कभी नहीं, ऐसी लड़की नहीं बनी जो सम्राट प्रताप सिंह के दिल में मोहब्बत जगा सके। ये बोल वो करवट बदलकर सो जाता है। दूसरी तरफ समर की आंखों से नींद गायब थी। उसकी आंखों के आगे तो बस स्वरा का मासूम सा चेहरा और कानों में उसकी बातें घूम रही थी। मुस्कान उसके चेहरे पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मन ही मन वो बोलता है, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? अपने घर पहुंचकर स्वरा खोई खोई सी थी। निर्मला जी उसको देखकर, आज बड़ी चुप चुप है स्वरा, वरना तो हवेली से आने के बाद मेरे कान खा जाती है। आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज मैं थक गई हूँ माँ, ये बोल वो अपने कमरे में चली जाती है। दिमाग में वही सब घूम रहा होता है। वो खुद से कहती है, क्या जरूरत थी इतनी बकबक करने की? दादी सही कहती है, मैं बहुत बोलती हूँ, घर के मालिक को चोर,
अब तो उनके सामने जाने में भी शर्म आएगी। हे कान्हा जी, आपको मैं ही मिलती हूँ हमेशा फंसाने के लिए। अब क्या करूँ? एक काम करूंगी, उनके सामने कम से कम जाऊंगी। हाँ, यही सही रहेगा। ये सोच वो खुश होते हुए कपड़े बदलकर सो जाती है। अगली सुबह निर्मला जी सुरा को आवाज लगाते हुए, जल्दी उठ सुरा, तेरी वजह से तेरे पिताजी को भी देर हो जाएगी। सोने दो ना माँ, आज कहीं नहीं जाना है मुझे। पागल हो गई, भूल गई हवेली वालों के साथ पहाड़ी वाले मंदिर जाना है। ये सुन सुरा चौंक कर उठती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। वो फटाफट उठ जाती है और नहाने के लिए चली जाती है। बाहर दीनदयाल जी निर्मला जी को आवाज लगाते हुए, निर्मला, सुरा तैयार हो गई? देर हो रही है। निर्मला जी बाहर आते हुए, आ रही है, बस तैयार हो रही है। अभी तक तैयार नहीं हुई? ये लड़की भी ना, अब मुझे भी देर करवाएगी। ऐसा करो, मैं जा रहा हूँ, तुम उसको भेज देना। ये बोलो फटाफट वहां से निकल जाते हैं। हवेली में पूरी चहल पहल हो रही थी। सम्राट सबसे बेखबर अब तक सो रहा था, लेकिन समर सुबह सुबह छत पर बैठा खूबसूरत सुबह का आनंद ले रहा था। सुमित्रा जी और कमला जी मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। मंदिर थोड़ा दूर था, पूरा दिन लगने वाला था उनको आने जाने में। चहल पहल सुन सम्राट की भी आंख खुलती है। वो अंगड़ाई लेता हुआ बाहर आता है। क्या हो रहा है? कोई चैन से सोने नहीं देता। बोलता हुआ जाकर वो सुमित्रा जी की गोद में सर रखकर लेट जाता है। सुमित्रा जी उसके सर में हाथ फिराते हुए, पहाड़ी वाले मंदिर जाना है। समर तो कब का उठ गया, एक तू है जिसे कोई होश नहीं है। क्या दादी माँ, आप भी? इतने में राघवेंद्र जी की आवाज आती है, कमरे में आओ सम्राट। सम्राट फटाफट उनके कमरे में चला जाता है। छत को कोने पर हाथ बांधे खड़ा समर आसमान की तरफ देख रहा था। ठंडी हवा के झोंके उसको बहुत सुकून पहुंचा रहे थे। आंखों में सोरा का चेहरा घूम गया, होठों पे मुस्कान तैर गई। कमरे में सम्राट सिर झुकाए अपने दादाजी के सामने खड़ा था और राघवेंद्र जी जलती आंखों से उसको देख रहे थे। वो गरजते हुए बोलते हैं, क्या कर रहे थे तुम उस चौधरी की बेटी के साथ अपने कमरे में? दादाजी, वो रहने दो, वो मुझे भी पता है तुम उसके साथ क्या कर रहे थे, पर ये सब घर में करने की क्या जरूरत थी? वो तो अच्छा है सिर्फ मैंने ही देखा उसको तुम्हारे साथ जाते हुए, और किसी को जाने नहीं दिया तुम्हारे कमरे की तरफ, पर कोई और देख लेता तो? सम्राट अब भी सिर झुकाए खड़ा था। वो धीरे से बोलता है, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी दादाजी। समर सोरा के बारे में सोच ही रहा था कि सामने गेट पर एक नजर गई जहां से सोरा चलकर आ रही थी। आसमानी कलर का चूड़ीदार पहने, पैरों में जूती, गले में हवा से लहराता हुआ दुपट्टा, गीले बालों को हवा से बातें करने के लिए आजाद छोड़ रखा था। बड़ी बड़ी आंखों को काजल से सजाया, कानों में छोटी छोटी झुमकी, एक एक कदम चलती वो समर के दिल में उतरती जा रही थी। राघवेंद्र सम्राट की पीठ थपथपाते हुए, हमने तुम्हें गलती करने के लिए मना नहीं किया है, बस ये गलती घर में नहीं होनी चाहिए। सम्राट टेढ़ा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। अरे भाई, तुम हमारा खून हो, तुम गलती नहीं करोगे तो कौन करेगा? फिर इस उम्र में ये सब चलता है। बस एक बात याद रखो, गलती करो, बिंदास करो, किसी के भी साथ करो, बस कोई सबूत मत छोड़ो, समझ गए ना? समझ गया दादाजी, बेहद घमंड के साथ बोलता है सम्राट। हाँ, चलो अब जाओ, मंदिर जाना है, तैयार हो जाओ। घबराई हुई सुरा सीधा सुमित्रा जी के कमरे में जाती है। वो अंदर जाती है और सम्राट दूसरे कमरे से बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। नमस्ते दादी माँ, आ गई तू? चल बैठ, सबसे पहले चाय पी। मुझे पता है जल्दी आने के चक्कर में घर से कुछ भी खाकर नहीं आई होगी। सुरा उनके पास बैठकर चाय पीने लगती है। सम्राट समर को ढूंढता हुआ छत पर चला जाता है। और भाई क्या हो रहा है? समर के कंधे पर अपनी बाजू डालते हुए वो बोलता है। समर खोया सा बोलता है, कुछ नहीं, बस अपनी खूबसूरत सुबह को निहार रहा था। क्या खूबसूरत सुबह? पर कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रही है। समर उसकी बाजू हटाते हुए, तू नहीं समझेगा, चल तैयार हो जा, मंदिर जाना है ना। आप चलिए भाई, मैं आ रहा हूँ। समर नीचे चला था और सम्राट उसके जाने के बाद सिगरेट के कस भरने लगता है।
समर की नज़र चारों तरफ सुरा को ढूंढती है, पर वो उसे दिखाई नहीं देती है। वो मायूस सा अपने कमरे में चला जाता है। कमला जी ऊपर छत पर जाने लगती है। उनके हाथ में अचार की भरनी होती है। तभी वीरेन जी उनको आवाज़ लगाते हैं। इतने में सुरा बाहर आती है। क्या हुआ आंटी? अरे वाह, आ गई तू। ये ले, ये छत पर रख करा। वर्णी के चारों तरफ तेल लगा हुआ था। वो अब सुरा के हाथों पर भी लग गया था। अपने कपड़े बचाते हुए धीरे धीरे चल रही थी, पर पूरा ध्यान अपने कपड़े बचाने पर था। सीढ़ियों से सम्राट जल्दी जल्दी उतर रहा था। सुरा को ऐसा लगता जैसे बर्नी हाथ से फिसल जाएगी। वो वहीं नीचे बैठ उसको साइड में रखती है और साफ करने के लिए कोई कपड़ा ढूंढने के लिए जैसे ही उठती है, सम्राट से टकरा जाती है। खुद को गिरने से बचाने के लिए उसके तेल वाले हाथ सम्राट की सफेद टी शर्ट पर लग जाते हैं। सम्राट गुस्से से देख कर, नहीं चल सकती हो, पूरे कपड़े खराब। उसके शब्द वहीं रुक जाते हैं जब उसकी नजर सुरा पर पड़ती है। माफ कीजिएगा, हमने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। सम्राट तो उसकी खूबसूरती में खो गया था। उसे कुछ दिखाई दे रहा था तो सिर्फ सुरा का खूबसूरत चेहरा। तो दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग, लेकिन असली मोड़ तो अभी बाकी है। आखिर आगे क्या होने वाला है? क्या सच सामने आएगा या फिर कहानी लेगी एक खतरनाक मोड़? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका हर एक कमेंट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले भाग में, जहां कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आगे जो होगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा।